हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 49 में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर 48 में हम लोग ने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, ये देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि जिसमें रिंग होगा और बिना रिंग वाला, तो रिंग वाले कॉम्प्लेक्स बिना रिंग वाले से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये बात हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग को बताया गया था एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। यहाँ नेक्स्ट में हम लोग अब देख रहे हैं कि रिंग में नंबर ऑफ रिंग के बढ़ने से भी स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है। वो हम लोग उसी पर इस लेक्चर में अभी फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, तो यहाँ देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। COH2 को EN, एक बाइडेंटेट को एक वाटर से यानी दो वाटर से रिप्लेस किया, ये हम लोग के पास आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, यहाँ 1 + 2 3 है, यानी कि पार्टिकल्स बढ़ता है तो डेल्टा एस की वैल्यू चेंज जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये वाले फॉर्म जो है इनसे ज्यादा स्टेबल है। फिर देखिए COH2 में डाइन, इथाइलिन, डाई अमाइन, ठीक है, यानी डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ये हुआ, यानी कि ये ट्राइडेंटेट है। 1 + 2, 1 + 1 यानी 1 और 1 2 हो गया, 2 पार्टिकल्स यहाँ पर हो गया 1 और 3 4 पार्टिकल्स, तो ये भी इनसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट में COH2 ट्राइइन, तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, ये टेट्राडेंटेट है इसलिए 4 वाटर को रिप्लेस कर दिया गया। आपके पास 2 वाटर यहाँ पे होगा, 4 यहाँ से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 + 1 5। तो ये पार्टिकल्स बढ़ने से स्टेबिलिटी हम लोग ने देखा था पिछले क्लास में कि बढ़ती है। अब देखिए, ये है बिना रिंग वाला जो पहला केमिकल है। दूसरे केमिकल में एक EN लगा दिया गया, EN के लगाने से एक रिंग तैयार हो गया जो कि ये है। नेक्स्ट में ये हो गया, देखिए, डाइथाइलिन, ये हो गया डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, है ना, 1 2 3, तो डोनेशन एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग जो है 2 बन गए। नेक्स्ट में ट्राइथाइलिन, तो ये देखिए, एक NH2 दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां है, चौथा यहां, तो ये आपके पास 4 डोनेशन है, यानी टेट्राडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग 1 2 3, तो रिंग ज्यादा है तो यानी कि स्टेबल ज्यादा होगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है पहला 1 2 3 4, यानी ऑर्डर में आपके पास ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये हुआ, नंबर ऑफ रिंग्स के बढ़ने से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। अब ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप समझिएगा कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यूज्ड एज गाइड टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यू से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। या अब ये देखिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, कैसे देखते हैं वो, उसके लिए शुरुआत हम करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जो टेट्रा डेंट, यानी कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखिए M के साथ L, यहाँ ML बना, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मान लिया, K1 मान लिया, फर्स्ट स्टेप है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया ML/M और L। फिर उसके बाद इसमें L जोड़ दिया, ML2 हो गया, इसको K2 मान लिया, ML2 यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। फिर उसी तरीके से थर्ड है ML2 + L, ML3 ML2 और L, ML3 + L, ML4 K4 ML4 ML3 L, ये है
स्टेप वाइज ML4 का फॉर्मेशन। तो K1, K2, K3 एंड K4 ये जो है दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या इसी को सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ओवरऑल स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अलग अलग स्टेप से आ रहे हैं, और हम लोग सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहेंगे। अब देखिए इनको आगे लेकर के चलते हैं। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जैसे 4 लिगेंड आपने जोड़ा था M+4L ML4, तो ये है, इनको मैंने बीटा मान लिया, बीटा 4, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ML4 M और L हो गया, यहाँ 4 है, इसको इस तरीके से लिख लिया। बीटा 4 ये K1 K2 K3 K4 ये कौन सा है, तो ये है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ जब बीटा 4 की वैल्यू लिखें तो K1 K2 K3 K4 इस तरीके से लिखेंगे, जिनको हम लोग बीटा 4 को ही ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं। यानी कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स को गाइड करना है, उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देख ली जाएगी। अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल बताया जाएगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ही हम लोग को कॉम्प्लेक्स के लिए दिया जाता है। तो खैर, तो इस तरीके से ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हर कॉम्प्लेक्स की निकालने के बाद जो भी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू जिस कॉम्प्लेक्स का भी ज्यादा होगा, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बोला जाता है। अब यहां पर देखिए MNL, यहां पर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी बीटा को n मान लिया, क्योंकि n टाइम्स ऑफ लिगेंड ऐड किया गया है, MLN बना। अब यहां पर लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज डिफाइंड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा n which is called overall stability constant or overall formation constant for the nth stage product n times। अगर वो 5 होता तो 5 मान लेते, 6 होता तो 6 मान लेते। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आपने लिए हैं उसको लेकर के वहां पर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को ऐसे लिख दिया, जिसमें हमने फिर से लिखा है बीटा n K1 K2 K3 K4 Kn तक। तो ये हुआ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव अमोनिया के सॉल्यूशन में, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और वहां अमोनिया का सॉल्यूशन है, इसमें बीटा 4 है CuNH3 यह बीटा 4 क्या है, ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर हम आपको यहां पर इसको लिख दें तो आप यहां पर बीटा 4 की वैल्यू जो निकाला गया है वो आप प्रोडक्ट ये हो गया और अपॉन रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव और NH3, ठीक है, 4, ये हो गया। अब इस तरीके से फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर सब में लॉग का यूज करके log K1, log K2, log K3, log K4 ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू, सारी वैल्यू जो है log K1, log K2, log K3, log K4 को ऐड करने के बाद निकाल लिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखिएगा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो फर्स्ट वाली है यानी K1 वाली वो 4 है, और log K2 जो है उससे कम है 3.2, फिर उसका 2.7 और लास्ट में 2। ये कैसे हो गया? यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे हर कॉम्प्लेक्स में ये वैरी भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर और भी कुछ फैक्टर्स लगते हैं स्टेरिक वगैरह, तो उससे वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन जनरल वे में यहां पर हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई फैक्टर स्टेरिक फैक्टर
किसी तरीके का काम नहीं करता है तो जनरली जो स्टेप वाइज कांस्टेंट है, जो K1, K2, K3, K4, तो K1 की वैल्यू ज्यादा होती है, K2 की थोड़ी कम, K3 और कम, K4 और कम, इस तरीके से वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए हम लोग को किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जब देखनी होती है तो ओवरऑल कांस्टेंट पर ही हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेप से आप डिसाइड करें, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेप जो है वो अलग अलग आता है। खैर, अब आपको बताते हैं कि जब लीगेंड अप्रोच कर रहा होगा, हमने शुरुआत में क्या कहे, मेटल दिखा दिया। अच्छा, मेटल का आयन को हमने इग्नोर किया, आयन वहां पर कौन सा है उसको नहीं लिया गया है, तो मेटल लीगेंड की तरफ अप्रोच कर रहा। एक लीगेंड अप्रोच किया तो अटैच होने पर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ आ गई। नेक्स्ट जब आप ऐड करते हैं तो पहले से मौजूद जो लीगेंड है वो आने वाले लीगेंड में थोड़ी बहुत रिपल्शन होती है, इसलिए फॉर्मेशन की कांस्टेंट की जो वैल्यू है पहले से थोड़ी कम आ जाएगी। और फिर से जब आप ऐड करते हैं तो पहले से मौजूद सेम लीगेंड आने वाले लीगेंड को थोड़ा रिपेल करता है और उस वजह से फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू फिर से थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होने की वजह है आने वाले लीगेंड को पहले से मौजूद लीगेंड रिपेल करते हैं और उस रिपल्शन की वजह से जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो खैर, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग को निकाल लेना होता है या हम लोग को दिया होता है, उसी से किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताएंगे। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी की ज्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेन आपके लिए यही है, हम लोग को जो किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अगर दी जाएगी तो यही फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्टर है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका यही होगा। अब एक और छोटी सी चीज है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट, इरविंग विलियम ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज दिया था। इरविंग विलियम के अकॉर्डिंग क्या है कि 3D सीरीज में कुछ डाईवैलेंट आयन है, तो डाईवैलेंट आयन के फर्स्ट रो की जो ट्रांजिशन केमिकल है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, इरविंग विलियम ऑब्जर्व दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म द डाईवैलेंट फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल एंड जनरली इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों करा, तो मैग्नीज वाला केमिकल आपको पता है ना, मैग्नीज केमिकल की न्यूक्लियर चार्ज कितनी होती है, तो मैग्नीज केमिकल की न्यूक्लियर चार्ज 25, 26, 27। तो इस तरफ जब जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो साइज छोटी हो जाएगी। जब साइज छोटी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। तो इरविंग विलियम ने एक सीरीज बना करके डाईवैलेंट केमिकल को इस तरीके से एक्सप्लेन किया, जो पहले भी हम लोग ने साइज के अकॉर्डिंग देखा था। तो खैर, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द सेंट्रल मेटल आयन। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे लिखा हुआ है कि कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द कैटायंस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हेयर इन कॉम्प्लेक्स मेटल हैविंग द सेम चार्ज एंड सेम पीरियड। कोई केमिकल ले लिया गया, एक केमिकल जो है मान लेते एस ब्लॉक का ले लिया, एक डी ब्लॉक का ले लिया, और पूछा गया कि कौन सा ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वैसे पोटाशियम की साइज कॉपर की साइज लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है। कॉपर की कॉन्फिगरेंस लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, और ये पोटाशियम आयन का कॉपर का हो गया इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ये है कॉपर आयन का। अब यहां से ये पूछा जाए कि इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगर इसके लिए आप यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम आपको एक और चीज दिखा दें कि इस वाले फॉर्म में n-1 s2 p6, यहां n-1 s2 p6 d10, ये है आपके पास
ट्रांजिशन वाले और ये नॉन ट्रांजिशन वाले। अब आप देखिए, जब लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, लीगेंड अप्रोच करने के बाद ये दोनों को इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल जो है वो लीगेंड को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ही लीगेंड को अप्रोच करेंगे, यहां पर डी की शील्ड कमजोर होती है। जब शील्ड कमजोर होगी तो ये इस तरीके से इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा खींच पाएंगे लीगेंड को, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा गया कि नॉन ट्रांजिशन जो होगा वो ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा जितना ट्रांजिशन बनाएगा। इसलिए हम लोग ने ट्रांजिशन मेटल के ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखे थे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नहीं देखे थे। तो ये हुआ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास कुछ इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पर इसको रिवाइज करेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास पहला क्वेश्चन, Which of the following complexes formed by Cu2 plus ion is most stable? अब देखिए, सब में ये फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। यहाँ आपके पास 11.6 है, 8.9 है, और यहाँ आपके पास 2 से 1.3 है, 5.6। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कहा था कि बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देख करके यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं फर्स्ट में। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। अब देखिए, यहां पर ये नॉन चिलेटिंग है, ये भी नॉन चिलेटिंग, ये भी नॉन चिलेटिंग, और ये जो है C2O4 बाइडेंटेट है, तो ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग को बताया गया था चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है नॉन चिलेटिंग के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर ड्यू टू चिलेशन FeC2O4 होल थ्राइस 2 माइनस इट इज मोर स्टेबल, यानी कि इन सब में ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। विद अ पर्टिकुलर लिगेंड विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल फॉर्म द लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अल्कली मेटल वाला फॉर्म है जो मैंने पहले दिखाया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। ये हो गया साइज। तो साइज ये है, तो आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो सबसे, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका है, तो गिवन केमिकल में सबसे बड़ा साइज सीजियम का है। तो सीजियम बड़ा है तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग with a particular ligand which one of the following ions will form the most stable complex। देखिए, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में ले लें तो आपने देख लिया पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में, तो इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पोटाशियम जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि पोटाशियम के साइज इनके साइज से छोटी है। लेकिन ये पोटाशियम का भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था कॉपर का, इट इज अ नॉन ट्रांजिशन, इट इज अ ट्रांजिशन, यानी डी ब्लॉक का केमिकल है और ये एस ब्लॉक का है। तो आपने कहा कि ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से Cu प्लस फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनके रेस्पेक्ट में, पोटाशियम के रेस्पेक्ट में कॉपर का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर हम लोग डी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट। रिंग की बात करा, एज द नंबर ऑफ रिंग इन कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, रिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस केस में हम लोग फर्स्ट नंबर को, यानी ए जो है सही होगा, पहला। दूसरा, चिलेट हैविंग 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल इफ इट कंटेन डबल बॉन्ड। नहीं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल तो होते हैं, लेकिन 5 मेंबर रिंग तब स्टेबल होंगे जब उनमें
अनसैचुरेशन नहीं होगा, यानी वो सैचुरेटेड होंगे। और 6 मेंबर रिंग तब स्टेबल होंगे जब वो अनसैचुरेटेड होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हुआ। चिलेट रिंग है 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल इफ इट डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हुआ, यानी कि डबल बॉन्ड उसके अंदर होना चाहिए, तभी तो कहा गया था कि 6 मेंबर रिंग विथ अनसैचुरेशन और 5 मेंबर रिंग विथ सैचुरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। चिलेटिंग लिगेंड्स आर एटलीस्ट बाइडेंटेट, तो यहाँ पर डी वाला जो है सही है। जैसे हम लोग को बताया गया था कि बाइडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट तक के लिगेंड जो होते हैं पॉलीडेंटेट होते हैं, और इनको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी कहेंगे क्योंकि वो रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास ए एंड डी, ए और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे, फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज CuNH3 2 पॉजिटिव। CuNH3 को नीचे रखा गया ब्रैकेट के अंदर, तो ए ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। दूसरा, यहाँ ये वाला देखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया, यहाँ 4 भी नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो गया। स्टेबिलिटी इज मोर इफ इनस्टेबिलिटी इज हायर। अब इनस्टेबिलिटी क्या है? इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट का वो रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर आप लिखते हैं बीटा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो इट इज के आई। बीटा जो है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, के आई जो हुआ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। आई हम यहां पर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट तो कह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। यानी ये अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बीटा की वैल्यू कम होगी, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हम लोग को तो बताया गया है कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जब किसी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखिए क्या लिखा, स्टेबिलिटी इज मोर इफ इनस्टेबिलिटी इज हायर। नहीं, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज मोर इफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज हाई, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ना कि इनस्टेबिलिटी। तो उस केस में ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होने के लिए इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहां पर उसने मोर दिया है तो गलत हो गया। स्टेबिलिटी इज लेस, अगर स्टेबिलिटी कम है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये तो सभी गलत हो गए। हाँ, इनमें कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग यहाँ आपके पास इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इन इक्वेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या है? अगर आपको फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी कि ए और बी का, तो अभी मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा था, वो अगर आप ध्यान दें तो ये है, देखिए ये है CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो ये हुआ फॉर्मेशन कांस्टेंट का सही तरीका लिखने का। ये ए और बी ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट को ऐसे दिखा देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए, इस वजह से हम लोग कोई भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं ले रहे। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर ये होती तो यहाँ से हम लोग इसको करेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग इस वाले फॉर्म में कोई भी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू समझ, स्टेबिलिटी इज मोर इफ इनस्टेबिलिटी इज यहाँ पर लो होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। स्टेबिलिटी इज लेस इफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज हायर, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर हम लोग इसको करेक्ट कर ले तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 हो गया। अगर इस वाले फॉर्म में C1H3 होल 3 2 पॉजिटिव, अगर इसको यहाँ ले ले तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए वैल्यू करेक्ट हो जाएगा।
CuNH3 होल फॉर 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ए ऑप्शन सही होगा अगर 4 को ऊपर दें। खैर, तो हम लोग अभी आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देख रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग साइनर्जिक देखेंगे। साइनर्जिक के बाद जो है थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग कलर हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।